बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है। एक SHO जिसे अगवा किया गया था उसे कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में। और 2 रोज़ कबल जो है वो बन्नू से अगवा किया गया था SHO को, उसे शहीद कर दिया गया। इसके अलावा एक मुबैना तौर पे अटैक हुआ है वाना में कैडेट कॉलेज पे। वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और इतला के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को कत्ल कर दिया गया है। मैंने उसके मनाज़िर देखे। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा फिल्माया गया है, शायद इसलिए ताकि जो इंटेंसिटी है वो लोगों को पता चले। क्योंकि मैंने बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात और ऑपरेशंस कवर किए हैं, बहुत सारे, इतने सारे कि मैं 2 मरतबा बम धमाकों में ज़ख्मी हुआ, कई मरतबा मैं मरते मरते बचा। मैं खुद कैमरा लेकर अपने हाथ में कैमरा पकड़ के मैं कवरेज करता रहा हूँ। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जानते हैं, सारी ज़िंदगी हमने ये काम किया है। मेरा तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी जर्नलिज्म में। तो बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने कवर किए हैं। रेस्क्यू की चंद वीडियोस जो आई वहाँ से, वाना कैडेट कॉलेज से, उनमें क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ तो मुझे इस बात का पता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमले के दौरान इस किस्म की जो फिल्म बंदी है वो मुमकिन नहीं होती। जिस तरह के मनाजिर हैं बच्चों को रेस्क्यू करने के, ये वाक़े के बाद किसी ड्रिल के तो हो सकते हैं, लेकिन ये उस वाक़े के दौरान के नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो मनाजिर हैं ये बाद में फिल्माए गए हों या ये उससे मुत्तसल किसी और इलाके के हों, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक थे। कैमरामैन खुद किस मुकाम पर खड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत अजीब लग रहा था। हो सकता है कि हमला ख़त्म होने के बाद ये वीडियो बनाई गई हो, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में वो अर्जेंसी नहीं थी, वो अफरा तफरी, वो इमरजेंसी नहीं थी जो नॉर्मली ऐसे मुकाम पे होती है। बहरहाल आज एक बड़ा दिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हो रहा है। इस जरगे में जो शमूलियत है पॉलिटिकल पार्टियों की, स्टेक होल्डर्स की, वो बताएगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट जरगा है। फिर इसके अंदर जो फैसले आएंगे और इसका जो एलामिया जारी किया जाएगा, अब जब हम नेक्स्ट वीलॉग करेंगे तो आप सुनेंगे कि इसका एलामिया क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एलामिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो एक रुख का तयन करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी से कैसे निमटना चाहती है या निमटने का रास्ता क्या है। ये इशू तो बन गया। लेकिन गुज़िश्ता रात मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि जश्न का समा था, जश्न चल रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी 27वीं आईनी तरमीम की। सरदारी साहब ने तमाम जो जमातें हैं इत्तेहादी, उन्हें बुलाया हुआ था, इशाइया हो रहा था, दावत हो रही थी, जश्न हो रहा था। वज़ीर आज़म वॉज़ देयर और सदर भी वहाँ थे, बाकी लोगों को भी बुलाया गया था। तो किस बात का ये लोग जश्न मना रहे थे? यानी कल का दिन इतना अफसोसनाक था कि एक तो वाना में हमले की बड़ी खौफनाक कोशिश हुई, इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ जिसमें 30 के करीब लोग ज़ख्मी और 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अब दिल्ली के अंदर 8 लोग मारे जाते हैं तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है। उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और वो उसको एक ऐसे वाक़े के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है और वहाँ पे 8 लोगों की मरने पे इतना वबीला मचता है धमाके के बाद। पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और उसी रात वहाँ पे एक इशाइया किया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ। PMLN को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि इरफान सिद्दीकी साहब के लिए रुक जाइए, अभी हम सोग में हैं, हम 1 आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी आवाज़ उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहीं क्रिकेट खेली है जाकर, उन्हें वो नहीं खेलनी चाहिए थी जब दहशतगर्दी हो रही थी। तो ये अब दूसरी तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज का जो एक जरगा है, बड़ी खबर तो वहाँ से आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन वाक़यात के बारे में क्या सोच रही है और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर क्या चीज़ें तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। 3 ऐसे दारुल हुकूमत हैं, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और एक काबुल अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत।
खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है, जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं। वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए, अब वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है, जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वज़ीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने, बराह रास्त अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दिया है और उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है, ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर लग गया है। अब इन तीनों मुल्कों में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तनाव पैदा हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने या उनके तालिबान ने नहीं रोकना। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकनी है, हमारी इंटेलिजेंस ने उसे नाकाम बनाना है। जबकि हमने अफ़गानिस्तान के साथ ये मामला तय करने हैं, उनके साथ बिठाकर बात करनी है, दबाव डालकर, सख्ती से, नरमी से, जैसे भी हमने करना है। अफ़गानिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ़गानिस्तान में भी। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो इसकी बेनिफिशरी जो है वो तीनों मुल्कों के जर्नैल होंगे। अगर एक मुख्तसर लड़ाई होती है, मैं लंबी लड़ाई की बात नहीं कर रहा, 2, 4, 5 दिन, 6 दिन की टुक टक लगती है, अगर हफ्ता 2 हफ्ता, तो जर्नैल जो है वो तीनों मुल्कों के इसके बेनिफिशरी होंगे और तीनों मुल्कों के जो फाशिस्ट हुक्मरान हैं वो भी इसके बेनिफिशरी होंगे। क्योंकि लड़ाई में लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है। इंडिया कहेगा हम जीत गए, पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए और अफ़गानिस्तान कहेगा हम जीत गए। तो इस तरीके से तीनों मुल्कों के लोग जो हैं वो अपने अपनी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। जो तीनों मुल्कों के हुक्मरान हैं वो यही करेंगे और यही हम माजी में भी देखते रहे हैं। नादरीन, ख्वाजा आसिफ ने एक बात की है, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको लेकर जाऊँगा आईनी तरमीम वाले मामले पे। अब वहाँ पे जज साहब का जो एक स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अलार्मिंग किस्म का है, जो जज साहब ने ख़त लिखा उसमें। अच्छा, इसमें ना जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है वो कहते हैं मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मेरे पास इसके असरात जानने की सहूलत नहीं है। मुझे नहीं पता कल इसके नतीजे में क्या होगा, लेकिन 40 साल बाद तारीखदान बताएंगे कि यह सही था या गलत था। जनरल ज़िया ने आज से 40 साल पहले जो कुछ किया वो गलत था, मैं उस पर तनकीद भी करता हूँ। आज मेरे वालिद उसकी काबीना का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास भी सहूलत मैसर नहीं थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये ना आजकल के दौर में स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चे को पता होता है कि सही क्या और गलत क्या है। कुछ उसूल हैं जो दुनिया ने पूरी ने वज़ा कर दिए हैं, कुछ तो हमारे इस्लाम के उसूल हैं, उनसे आप दूर नहीं जा सकते। इंसानी अखलाकी उसूल हैं, उनसे आप नहीं दूर हट सकते, जो आप लोगों ने छोड़ दिए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।